नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन। आज का है हमारा सेशन नंबर 34 और आज हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी। तो मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है ये हमारा रिलेटेड रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से। आइए देखते हैं क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमने फंडामेंटल राइट पे 6 लेक्चर किए हैं। फंडामेंटल राइट इज ऑल अबाउट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और यू कैन से टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। तो नागरिकों के हितों की रक्षा करना, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये दायित्व रहता है। जुडिशरी उसको देखती है। तो हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सब कुछ पढ़ा कि वो किस तरीके से एनफोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ठीक इसके अपोजिट है। जैसे फंडामेंटल राइट में किसी चीज को लेके आपको रोका जाता है किसी एक्टिविटी को करने से, जैसे स्टेट ने कुछ लॉ बना दिया और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है, तो फिर उस लॉ को हम खत्म कर देंगे। तो बेसिकली स्टेट को मना किया जाता है काम करने से कि आप काम करो लेकिन दायरे में काम करो, किसी के भी इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का हनन मत करो। वहीं डीपीएसपी में स्टेट को बोला जाता है कि आप एक्टिविटी कीजिए, आप पॉलिसीज बनाइए, दायरे में रह के बनाइए लेकिन पॉलिसीज बनाइए, लोगों के लिए काम कीजिए। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो डायरेक्टिव है, दीज आर फॉर द स्टेट पॉलिसीज। तो आप यहां देख भी सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये आपका आता है पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में, राइट। हमने फंडामेंटल राइट देखा था, तो आज का पहला सवाल आपके लिए कि फंडामेंटल राइट कौन से भाग में आता है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वो वैलिड है। तो फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आता है और साथ ही साथ किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपका पहला सवाल है आज का। तो जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में आता है, डील्स विद द ये डीपीएसपी से रिलेटेड होते हैं। These principles command the state and every one of its agency to follow certain fundamental principles while framing policies, right? तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए, राज्य के लिए, कि अगर आप कोई भी नीति बनाएं, कोई भी पॉलिसीज आप बनाएं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो यही 36 से 51 में है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन जो है, व्हाट डिफाइन स्टेट, कि स्टेट की परिभाषा क्या है, ये एक आपका आता है आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में, और एक आता है आपका अनुच्छेद 36 में। तो आप ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों ही स्टेट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद ये जो डीपीएसपी है, ये हमने कहां से बोरो किया है? हमने इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कि खुद इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपीज आर टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन विच इटसेल्फ कॉपीड फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो कि सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है और जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो इसमें एक कुछ चीजें थी लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि सोर्स बनी डीपीएसपी का। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही डीपीएसपी को तैयार किया गया, वहीं से इनके कुछ स्रोत लिए गए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, दे एम क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याण राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात की जाती है डीपीएसपी के तहत। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एंड फंडामेंटल इन गवर्नेंस, तो ये भारत की गवर्नेंस के लिए सबसे मूलभूत है, फंडामेंटल है, और नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल थे, ये नॉन जस्टिसिएबल है, राइट। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल किस तरीके से आपस में समन्वय है, किस तरीके से इनका को रिलेशन है। तो ये है हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है, कौन सी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 36 से 51 में आता है, कहां से बोरो किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। जीओआई एक्ट 1935 में इसका सोर्स क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से इसका सोर्स था। इसके बाद कैसे स्टेट की स्थापना की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात करता है। क्या जस्टिसिएबल है नेचर में? नहीं, जस्टिसिएबल नहीं है। गवर्नेंस किस तरीके का है? फंडामेंटल है, राइट। ये आप बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी मूल परीक्षा में बेसिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है तो आप आगे नहीं कर सकते कुछ भी उसमें, तो बेसिक पे काम करना होगा।
इसके बाद डीपीएसपी को आगे पढ़ते हैं। डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार एग्जाम में किसी बड़े इंसान के स्टेटमेंट को दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है या स्टेटमेंट बोला ही किसने है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी के बारे में कहा था दीज आर नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It can't enforce legally by any court and courts cannot compel the state to implement them as in the case of fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स के केस में कोर्ट जो कहती थी, कोर्ट उनको कंपेल करती थी राज्य को, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कोर्ट नहीं कर सकती। तो क्या ये एनफोर्सेबल है? तो आंसर इज नो, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल, राइट। डी are the guidelines for creating a social order characterized by social, economic and political justice, liberty, equality and fraternity। बेसिकली प्रियम्बल की बात की गई है, प्रियम्बल में सारी चीजें ली गई हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि किस तरीके से डीपीएसपी प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में एक तरीके का को रिलेशन रहता है। इसके बाद डीपीएसपी कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं डीपीएसपी। सबसे पहला है आपका सोशलिस्टिक, एमिंग टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। दूसरा है आपका गांधीयन, एमिंग टू रियलाइज गांधीयन प्रिंसिपल्स। तीसरा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, एमिंग टू रियलाइज कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स। इसमें क्या है कि एक तो जब ये बन रहा था 1947 के अराउंड का टाइम था, 1947 1950 उस वक्त का दौर था, उस वक्त सोशलिज्म अपने पीक पे था। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्टेट की स्थापना की, बेसिकली उनको सोशलिज्म ही कहा जाता है, वो सोशलिज्म के काफी अच्छे सपोर्टर थे। तो उन्होंने जो सोशलिज्म ये जो चुना था, ये कहाँ से चुना था, कौन सी सोसाइटी से उन्होंने इसको चुना था? तो ये आपका दूसरा सवाल कि जवाहरलाल नेहरू ने जो सोचा था कि हम इंडिया में सोशलिज्म क्रिएट करेंगे, वो कौन सी सोसाइटी से वो प्रेरित हुए थे देखकर। उसके बाद गांधीयन, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, तो इनकी भी बहुत अच्छी एक फिलॉसफी रहती थी, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, तो सादा जीवन उच्च विचार, ये इनकी फिलॉसफी रहा करती थी। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में क्या फर्क था। थोड़ा सा मैं समय एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा क्योंकि गांधी जी की बात आई है तो लगे हाथ में आपको बता ही दूं, और आज हिंदी दिवस भी है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो गांधी जी कहते थे कि एंड्स कैसे भी हो, मीन्स मैटर करते हैं। मीन्स वर्सेस एंड्स की जो लड़ाई होती है, मीन्स वर्सेस एंड्स, मीन्स मतलब रास्ते, रास्ता जो आपने तय किया है, एंड्स मतलब मंजिल, जो आपकी मंजिल है। तो गांधी जी कहते थे कि मंजिल को हटाओ, अभी आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए। मीन्स और एंड्स में मीन्स आपके ज्यादा अच्छे होने चाहिए, एंड्स अपने आप अच्छे होंगे। तो रास्ता अगर आपका अच्छा है तो आपकी मंजिल भी अच्छी ही होगी। जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मीन्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका एंड्स अच्छा है। अगर आपकी मंजिल अच्छी है तो रास्ते से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली बहुत ही एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। आगे बात करेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज हैं, बेसिकली वेस्ट से लिया गया है, वेस्ट नेशन से, एमिंग टू रियलाइज कल्चर एंड एजुकेशनल मैटर्स। इसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या फर्क है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। पहले फंडामेंटल राइट ज्यादातर नेगेटिव है नेचर में, क्योंकि वो स्टेट्स को मना करते हैं कुछ काम करने से। डीपीएसपी मोटिवेट करते हैं स्टेट को कि आप कुछ एक्शन परफॉर्म कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। इसके बाद ये जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। स्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है, जबकि डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दे हैव लीगल सैंक्शंस, दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सेक्शंस। प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर, इंडिविजुअल लोगों के कल्याण की बात करता है, यहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर की बात की जाती है। नो सेपरेट लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड, सेपरेट लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड व्हेन नेसेसरी। जुडिशरी हैज टू डिक्लेयर लॉज वायलेटिव टू ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो न्यायपालिका है, अगर उनको लगा कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी वायलेट किया गया है, तो वो उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। जबकि ऐसा कुछ डीपीएसपीज में नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आता ही आता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज पे
2 से 3 सवाल हमेशा हर बार आए हैं और इस बार भी आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डीपीएसपी को लेके। मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, ये आप याद रखिएगा, बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस related to fundamental rights and DPSPs, but Parliament can amend fundamental rights for DPSPs as long as amendment does not damage or destroy the basic structure doctrine। तो इसमें बेसिकली यही बोला गया था कि क्या आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी के लिए, कि अगर राज्य कुछ काम करना चाहे और अगर उसमें कुछ फंडामेंटल राइट आड़े आ रही है, दिक्कतें पैदा कर रही हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर जुडिशरी ने बोला कि नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि तभी इसी वजह से जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे हटाया गया था। तो आज का आपका तीसरा सवाल कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, थर्ड क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया था। आज का आपका तीसरा सवाल, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था पहले, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटा के हमने उसे एक लीगल राइट बना दिया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड मैनी फंडामेंटल राइट्स इक्विवेलेंट टू डीपीएसपीज। काफी सारे फंडामेंटल राइट्स को हमने डीपीएसपी के बराबर ही माना है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्सेट्रा। डीपीएसपी कैन बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। इनको भी अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। तो चौथा सवाल, अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमने कौन से देश से बोरो किए हैं, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरो अमेंडमेंट्स, बेसिकली आर्टिकल 368। तो ये हमने कौन से देश से बोरो करके अपने संविधान में डाला है। इसके बाद नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें 4 डीपीएसपीज को जोड़े गए थे। एक एक करके सभी डीपीएसपीज को हम पढ़ेंगे बारीकी से। तो 4 डीपीएसपीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पे 2017 में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सबसे पहले आर्टिकल 39 रिलेटेड टू हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A promote equal justice and provide legal free aid to poor। Article 43A participations of workers in management of industries, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 आर्टिकल आपके जोड़े गए थे, कौन कौन से, 39, 39A, 43A, 48A। तो इनको कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक आर्टिकल और जोड़ा गया जो कि था आर्टिकल 32 क्लॉज बी। उसमें कहा गया टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड इंडिविजुअल टू एलिमिनेट इनइक्वलिटी स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो बेसिकली इनइक्वलिटीज को कम करने की बात की गई। तो आज का आपका 5वां सवाल, इनइक्वलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा कर्व है। बहुत सारे कर्व होते हैं, लाफर कर्व होता है, हर्बर्ट कर्व होता है, तो बहुत सारे कर्व होते हैं। तो इनइक्वलिटी से जुड़े हुए कर्व का नाम बताइए। इनइक्वलिटी की बात आ गई तो मैंने यहाँ पे सोच लिया कि लगे हाँ थोड़ा इकोनॉमिक से भी सवाल पूछ लूं। तो इनइक्वलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा कर्व है, आप मुझे बताइए। इसके बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीपीएसपी। तो डीपीएसपी से संदर्भ में कौन सा गलत है, ध्यान रखिएगा कौन सा गलत है बताना। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ये तो सही है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ए तो हटा दीजिए, ए नहीं हो सकता। दे आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, गवर्नेंस के लिए जो मूलभूत चीजें चाहिए वो डीपीएसपी देता है, तो ये भी सही है, तो बी नहीं हो सकता। A law made to implement any of them can be declared invalid on the grounds if it violates any of the fundamental right। तो कोई भी लॉ जब हम इंप्लीमेंट करते हैं वो इनवैलिड हम कर सकते हैं अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। चलिए चौथा देखते हैं, स्टेट इज डायरेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो स्टेट को बोला जाता है कि डीपीएसपी के लिए आप वेलफेयर स्टेट की स्थापना करें, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो होगा कौन सा, सी। सी क्यों होगा, वो फंडामेंटल राइट के हनन पे तो डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट हो रहा है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ इन्होंने बोला था अ लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ देम कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, इतना सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ एक और चीज जोड़नी थी कि इट डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आज हमने पढ़ा डीपीएसपी का, हमारा जो लेक्चर 1 था इसमें
इंट्रोडक्शन, कौन कौन से पार्ट, क्या क्या चीजें हैं, नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइप के हैं, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।